हेलो बच्चों, आज इंटरमीडिएट 12th में हम फिजिक्स में जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, इससे पहले वाले लेसन में आपने परमाणु के बारे में पढ़ रखा था। ठीक है, जिसमें आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज वगैरह, लाइमन श्रेणी, मोहम्मद श्रेणी, इन सब के बारे में बताया गया था। ठीक है, इस लेक्चर में मैं नाभिकीय ऊर्जा स्टार्ट करूंगा, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी की बात आए तो आइंस्टीन का समीकरण का तो याद आएगा। ये आइंस्टीन समीकरण क्या होता है? सबसे पहले आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। सबसे पहले हेडिंग क्या होगी आपकी? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। ठीक है, चलिए देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। देखो, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आपको कई बार पढ़ाया गया। आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत है। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा, जो द्रव्यमान और ऊर्जा होती है, ये अलग अलग ना होकर एक दूसरे का ही रूप है। मतलब द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आइंस्टीन सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा जो है, द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग ना होकर एक दूसरे का ही रूप है। ठीक है, द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को द्रव्यमान के रूप में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं आइंस्टीन का जो है द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक रूप है। मतलब आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान जो है ऊर्जा का ही रूप है। और आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया है, E बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। E बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, मतलब डेल्टा एम जो मास में परिवर्तन होता है। ठीक है, जो मास और लॉस ऑफ मास होता है, वही एनर्जी के रूप में क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, देखो, आपका जो रियल मास है वो नहीं एनर्जी के रूप में चेंज होता है। वो जो आपका मास इंक्रीज करता है, फिर वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप खाना खाते हैं। ठीक है, खाना खाते हैं तो आपका वेट कुछ बढ़ता है, आप फिर काम करते हैं, चलते हैं, फिर थोड़ा सा घट जाता है। अगर एक अच्छी डाइट वाला 700-800 ग्राम वेट जो है उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, वही 700-800 ग्राम जो है एनर्जी के रूप में क्या होता है? कन्वर्ट होता है, फिर से रियल मास नहीं घटता है। ठीक, तो E इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू क्या? सी स्क्वायर। ये आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत है। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा का ही रूप है। ठीक है, अर्थात द्रव्यमान और ऊर्जा को आपस में एक दूसरे के रूप में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी इक्वेशन दी, E बराबर कितना? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, अब अगला टॉपिक होगा आपका एक एएमयू। क्या लिखेंगे हम? एक एएमयू अथवा, ठीक है, एक परमाणु द्रव्यमान का मात्रक। ठीक है, एक एएमयू अथवा एक एमयू के परिभाषा, सीधे सीधे एक एमयू मात्रक क्या होता है वो हम देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, चलिए देखते हैं। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, क्या हेडिंग लगेगी? परमाणु द्रव्यमान मात्रक या एक एएमयू की परिभाषा, ये भी कह सकते हैं। ये हेडिंग परिभाषा। ठीक है, देखो, एक एएमयू जो है, एक एएमयू का मतलब होता है, देखो, एएमयू, एक एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, एक एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब देखो, एक एमयू का मान भी अगर देखिए तो एक एमयू का मान मैं पहले लिख देता हूँ, परिभाषा वगैरह बाद में लिख लूंगा। ठीक है, एक एमयू का मान जो है, चलिए अभी निकलवा देंगे। देखिए, एक एमयू की परिभाषा अगर लिखनी है तो एक एमयू जो है, एक एमयू कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के क्या होता है? बराबर होता है। एक एमयू जो है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी? देखो, एक एमयू कार्बन परमाणु क्या होता है? 6C12 के द्रव्यमान के कौन से भाग के? 12वें भाग के बराबर होता है। 12वें भाग के बराबर होता है। ठीक, मतलब एक एएमयू बराबर हो जाएगा आपका, ठीक, 1/12 मास ऑफ 6C12। क्या हो जाएगा? 6C12। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। देखो, 6C12 मतलब C612 का मतलब क्या हो जाएगा? 12/m। ठीक है, इसका मास होता है आपका
1/12 और ये हो जाएगा 12 कितना n, इसका मान होता है। ठीक है, आपको केमिस्ट्री वगैरह पढ़ाया जाता है। 12 से 12 कैंसिल, सीधे सीधे 1 क्या आया n, 1/n अवगाद्रो संख्या होती है। ठीक है, इसका मान होता है 6.02 इंटू 10 की पावर कितना 23, ये होती है आपकी अवगाद्रो संख्या। अब देखिए अवगाद्रो संख्या की बात करें अगर, ठीक है, देखिए ये आपकी एक, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 AMU बराबर क्या आ जाएगा, 1 AMU बराबर अगर डिवाइड करेंगे तो 1.66 गुणे 10 की घात, ये हो जाएगा आपका -24 ग्राम में। ठीक है, 1 AMU बराबर किया जाएगा ग्राम में, किसमें आएगा, ग्राम में। और अगर इसको किलोग्राम में लिखना तो 1 AMU बराबर 1.66 को 6-7 लिख सकते हैं, गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम में। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, तो ये हो गया आपका 1 AMU। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए परमाणु द्रव्यमान मात्रा के 1 AMU की परिभाषा देखो, 1 AMU जो है कार्बन परमाणु के 12वें भाग के क्या होता है, बराबर होता है। कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर। 1 AMU बराबर 1/12 मास ऑफ 6012, 6012 का मास होता है 12/n। एन आपकी अवगाद्रो संख्या है जिसका मान 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होता है। इसको कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1.66 गुणे 10 की घात -24 ग्राम में आएगा। किसमें आएगा, ग्राम में। और 1 AMU जो है 1.67 गुणे 10 की घात -27। देखो 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, मतलब मेजरमेंट की, मतलब मास मेजरमेंट की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, मास मेजरमेंट की सबसे छोटी इकाई है ये 1 AMU। ठीक है, इसकी परिभाषा को नोट कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, नोट करिए, इसके साथ लीजिए। चलिए देखिए, अब हम 1 AMU तुल्य ऊर्जा निकालेंगे। ठीक, हटा देते हैं इसको। 1 AMU के तुल्य ऊर्जा कितनी, तो ऊर्जा मुक्त होती है 1 AMU में, के ऊर्जा कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए, देखो चूंकि आपने पढ़ रखा अभी अभी, एक हेडिंग लगाएंगे 1 AMU के तुल्य ऊर्जा। ठीक, देखो 1 AMU की तुल्य ऊर्जा अगर ज्ञात करना है तो देखो चूंकि 1 AMU बराबर अभी भी मैंने पढ़ाया आपको, 1 AMU बराबर आपको पढ़ा 1.67 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। ठीक, अभी भी मैंने एनर्जी का फार्मूला आइंस्टीन के अनुसार E बराबर आपको पढ़ा है डेल्टा M इंटू C²। ये डेल्टा M का मान हो गया आपका 1 AMU का, तो ये कितना हो जाएगा 1.67। ठीक है, आपको 1 AMU की तुल्य एनर्जी ज्ञात कर डिफाइन करनी है ना, तो टोटल एनर्जी आप वैल्यू रख लीजिए सारी। ठीक, तो डेल्टा M का मान हो जाएगा 1.67 गुणे 10 की घात -27 kg। C का मान 3 गुणे 10 की घात 8, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, और साथ में अपॉन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो जूल में आएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 गुणे 10 की घात -19 से क्या किया, डिवाइड कर दिया। सारा कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 931, सब कुछ कैलकुलेशन कर लेंगे अगर तो आ जाएगा आपका 931 MeV। ठीक है, सीधे सीधे आ जाएगा 931। ठीक है, MeV आप कैलकुलेशन कर लीजिए, यही आएगा। याद रखिए 1 AMU बराबर होता है 931 MeV। 1 AMU बराबर क्या होता है 931 MeV, इतनी एनर्जी होती है 1 AMU में। ठीक है, इसके शॉर्ट लीजिए। चलिए देखिए आगे है, अगला टॉपिक है युग्म उत्पादन। अगला टॉपिक क्या है, युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन। युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन। चलिए देखिए, पेयर प्रोडक्शन, जैसे नाम से क्लियर है, पेयर प्रोडक्शन मतलब एक चीज से दो चीज बनना, ये पेयर प्रोडक्शन होगा। ठीक है, एक चीज से दो पेयर। जब कोई गामा फोटान किसी भारी नाभिक पर गिरता है, भारी परमाणु पर गिरता है,
ठीक है। तो उसके परमाणु द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और इसके स्थान पर जब कोई गामा फोटान जो है किसी भारी नाभिक पर गिरता है, ठीक है, तो उसके परमाणु द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और उसके स्थान पर एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसको हम कहते हैं युग्म उत्पादन। ठीक है, फिर से जब कोई गामा फोटान गामा फोटान की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू, आपको पढ़ाया जा चुका है। तो जब कोई गामा फोटान किसी धातु की सतह पर किसी परमाणु पर आपतित होता है, ठीक है, तो वह किसी परमाणु के किसी एक अणु द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और उसकी जगह पर एक निकलता है पॉजिट्रॉन और साथ में निकलता है एक इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका पॉजिट्रॉन और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। और ये तो आपको पता है क्या होता है, फोटॉन। ठीक, तो एक फोटॉन दो भाग में टूट गया, पॉजिट्रॉन और किसमें, इलेक्ट्रॉन में। ये घटना कहलाती है आपकी युग्म उत्पादन। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। जब कोई उच्च ऊर्जा का गामा फोटान किसी धातु की सतह पर या किसी परमाणु पर आपतित होता है, ठीक है, तो वह उसके अणुओं द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। उसके स्थान पर जो है आपको एक पॉजिट्रॉन मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ये घटना क्या कहलाती है, आपकी युग्म उत्पादन कहलाती है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है आपका युग्म विनाश। ठीक, इसी का युग्म विनाश अपोजिट है इसका, युग्म विनाश। देखो, युग्म विनाश जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, देखिए युग्म विनाश क्या कहलाता है आपका, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन परस्पर निकट आते हैं, तो एक दूसरे से मिलकर अपने अस्तित्व को क्या कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। और इनकी जगह पर दो फोटॉन उत्सर्जित होते हैं। यह घटना क्या कहलाती है, युग्म विनाश कहलाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं रिएक्शन को लिखूं तो क्या लिखूंगा, देखो, एक प्रोटॉन और एक पॉजिट्रॉन 1 बीटा 0 और प्लस माइनस 1 बीटा 0, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो उसकी जगह पर दो फोटॉन उत्सर्जित होते हैं। यह घटना कहलाती है आपकी क्या, ये कहलाती है आपकी युग्म विनाश। तो दो टॉपिक आपने पढ़े, युग्म उत्पादन और युग्म विनाश। जब कोई उच्च ऊर्जा का गामा फोटॉन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो वह किसी अणु द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, और इसकी जगह पर एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। घटना उत्पादन कहलाती है। युग्म विनाश क्या कहलाती है, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन परस्पर निकट आते हैं और संयोग करते हैं तो अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेते हैं। उसके स्थान पर दो फोटॉनों की उत्पत्ति होती है, जिससे दो फोटॉनों में बदल जाते हैं, जिसे हम कहते हैं युग्म विनाश। ठीक है, तो दो चीजें पढ़ाई आपको, युग्म उत्पादन और युग्म विनाश। अगला टॉपिक है आपके पास द्रव्यमान क्षति। क्या है, द्रव्यमान क्षति, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द्रव्यमान क्षति। देखो, किसी भी जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है, परिभाषा सुनिए, किसी भी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जो है, ठीक है, वह उसके नाभिक में उपस्थित किसी भी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों मतलब प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से सदैव कुछ क्या होता है, कम होता है। उसी को हम कहते हैं क्या, इसी अंतर को हम कहते हैं क्या, क्या कहते हैं हम, इसी अंतर को कहते हैं द्रव्यमान क्षति। फिर से एक बार सुन लेते हैं। ठीक है, देखो, किसी भी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, ठीक है, या किसी भी परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान जो है, किसी भी परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान, ठीक है, उसके नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान उससे सदैव कुछ क्या होता है, कम होता है। इसी अंतर को हम कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं क्या, द्रव्यमान क्षति। चलिए देखते हैं। ठीक है, मतलब डेल्टा एम बराबर न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, न्यूक्लियन द्रव्यमान माइनस परमाणु का द्रव्यमान। ठीक, मतलब डेल्टा एम बराबर मास ऑफ न्यूट्रॉन मतलब मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, देखो, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ एटम, जो भी आपका एटम होगा वो कहलाता है आपका क्या, द्रव्यमान क्षति। ठीक है, अगर इसी द्रव्यमान क्षति से एनर्जी निकालनी है तो ई बराबर, हम आपको पता है, डेल्टा एम गुणे 931 कर देते हैं, ये एनर्जी निकल आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। समझ में आया कि नहीं है। इसी के तुल्य अगर एनर्जी फाइंड करनी तो डेल्टा एम निकाल के इंटू 931 एमईवी कर दीजिए, आंसर आ जाएगा तुरंत ही।
ठीक है, समझ में है। द्रव्यमान क्षति की डिफरेंस सबको समझ में आई। देखो किसी भी परमाणु का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वह उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों से सदैव कुछ क्या होता है, कम होता है। इसी को कहते हैं हम क्या, द्रव्यमान क्षति। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक है नाभिक की बंधन ऊर्जा। ध्यान देना, क्या है आपके पास, नाभिक की बंधन ऊर्जा। नाभिक की बंधन ऊर्जा। देखिए नाभिक की बंधन ऊर्जा ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा सिलेबस से हटा हुआ है, अदरवाइज इस पे बंधन ऊर्जा वक्र है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिलेबस से हट गया है वो अलग बात है, लेकिन अगर बंधन ऊर्जा वक्र है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो नाभिक की बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, देखो नाभिक में जो न्यूक्लियंस होते हैं, मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो छोटे से भाग में 10⁻⁻15 मीटर कोटि में बंधे हुए होते हैं। ठीक है, तो उनको परस्पर अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो फिर से परिभाषा सुनिए, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को परस्पर अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को नाभिक की क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। बातें समझ में आएगी नहीं है। ठीक है, तो नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या कहलाती है आपकी। ठीक है, यही जो मैंने लिखा है ये नाभिक की बंधन ऊर्जा, ये फार्मूला जो लिखा है नाभिक की बंधन ऊर्जा का फार्मूला है E = कितना, डेल्टा M गुणे कितना 931। ठीक है, ये है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, MeV में। समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, तो किसी नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को, किसी भी नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। बातें समझ में आई, यहाँ तक के टॉपिक सब क्लियर हुए तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे, इसको हटा दें। चलिए अगला टॉपिक है नाभिकीय विखंडन। अगला टॉपिक क्या है, नाभिकीय विखंडन। स्टार्ट करते हैं, नाभिकीय विखंडन। देखो नाभिकीय विखंडन के बारे में पहले भी पढ़ा जा चुका है। जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में क्या होता है, टूटता है, तो इसी क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, फिर से एक बार सुन लेते हैं। जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में क्या करता है, टूटता है, तो उसी को हम कहते हैं क्या, जो है हम उसी को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। तो ये तो परिभाषा हो गई, फिर से सुन लेते हैं। जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक भागों में क्या करता है, टूटता है, तो उसी को कहते हैं हम क्या, जो है उसी को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। उसी को कहते हैं हम क्या, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, अब देखो नाभिकीय विखंडन मतलब नाभिक का विखंडन मतलब अलग अलग करना, मतलब भारी नाभिक को छोटे भागों में तोड़ना नाभिकीय विखंडन कह रहा था, सिंपल से लैंग्वेज में। ठीक है, जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में क्या करता है, टूटता है, तो उसके हम कहते हैं क्या, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको बताया गया यूरेनियम 238 परमाणु पर, यूरेनियम 238 के परमाणु पर अगर न्यूट्रॉनों की मंद गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाए तो वो किसमें टूट जाता है आपका, एक बेरियम में और दूसरा किसमें, क्रिप्टन में। दो चीजों में आपका टूट जाता है, उसके साथ 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो देखिए हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन इसकी नाभिकीय विखंडन की इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, जब किसी 92 यूरेनियम 238 परमाणु पर मंद गति के न्यूट्रॉनों, ये मंद गति के न्यूट्रॉन होने चाहिए, मंद गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है तो वो 2 परमाणुओं में टूट जाता है, 56 बेरियम 144 और साथ में क्रिप्टन में 36 Kr और 89 में, इसके साथ 3 न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित होते हैं और साथ में बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये आपका नाभिकीय विखंडन की इक्वेशन है, नाभिकीय विखंडन की इक्वेशन। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं नाभिकीय विखंडन क्या होता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन जो है आपका, जैसे
जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में क्या होता है, टूटता है, तो उसको हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। ठीक है, जैसे यूरेनियम परमाणु पर, अगर यूरेनियम परमाणु पर 92 यूरेनियम 238 पर, ठीक है, हम क्या करें, मंद गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं, तो वो बेरियम और क्रिप्टन में क्या करता है, टूट जाता है, जिसकी रिएक्शन ये है 92 यूरेनियम 238 0 N1 56 बेरिलियम 144 और साथ में 36 क्रिप्टन 89 और 301। हाँ, अब देखो एक बात जान लीजिए, यहाँ पर मंद गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है, और यहाँ पर जो ये न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं इनकी एनर्जी हाई होती है, इनकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, उच्च होती है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी न्यूट्रॉनों की मंद गति, मतलब ये वाले न्यूट्रॉन जो है वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रॉन जो एनर्जी के साथ रिलीज हुए वे अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, मतलब जब इसको आगे बढ़ाना होगा तो ये भाग नहीं लेंगे। ठीक है, बातें समझ में आएगी नहीं? ठीक, अब देखिए तो ये हो गया नाभिकीय विखंडन। अगला टॉपिक होता है आपका क्रांतिक आकार। क्या होता है क्रांतिक आकार, चलिए देखते हैं क्रांतिक आकार। क्रांतिक आकार और क्रांतिक द्रव्यमान, दो टॉपिक देखेंगे यहाँ पर। क्रांतिक द्रव्यमान, देखो क्रांतिक आकार क्या होता है, विखंडनीय पदार्थ का वह न्यूनतम आकार। ठीक है, विखंडनीय पदार्थ का मतलब जो जिसका विखंडन करना है ना, विखंडनीय पदार्थ का वह न्यूनतम आकार, ठीक है, जो श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रख सके, उसे हम कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक आकार कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक आकार कहते हैं। तो क्रांतिक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, विखंडनीय पदार्थ का वह न्यूनतम द्रव्यमान, विखंडनीय पदार्थ का वह न्यूनतम द्रव्यमान जो श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो, उसे हम कहते हैं क्या, बोलिए, उसको कहते हैं क्रांतिक द्रव्यमान। तो दो प्रकार की दो चीजें पढ़ाई गई, एक क्रांतिक आकार, दूसरा क्रांतिक द्रव्यमान। तो क्रांतिक आकार क्या होता है, ठीक है, विखंडनीय पदार्थ का वह आकार जो जो श्रृंखला अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखे, वो क्रांतिक आकार कहलाता है। क्रांतिक द्रव्यमान विखंडनीय पदार्थ का वह द्रव्यमान, खंडनीय पदार्थ का वह द्रव्यमान जो श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखे, उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। बातें समझ में आएगी नहीं? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है आपका नाभिकीय रिएक्टर अथवा परमाणु भट्टी। इस लेसन का आखिरी टॉपिक है नाभिकीय रिएक्टर अथवा परमाणु भट्टी। देखिए, नाभिकीय रिएक्टर जो है वो जिसमें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा उपकरण है, ठीक है, परमाणु भट्टी एक ऐसा उपकरण है जिसमें एक विखंडनीय पदार्थों की एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कराकर जो है बड़ी मात्रा में हम एनर्जी का प्रयोग करते हैं, और उस एनर्जी प्राप्त करते हैं, और उस एनर्जी का प्रयोग बहुत सारे कामों में, जैसे लाइट बनाने में, ठीक है, और तमाम सारे कार्यों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यूरेनियम परमाणु के नाभिकीय मतलब परमाणु भट्टी एक ऐसी उपकरण है या ऐसी व्यवस्था है, ऐसा apparatus है, ठीक है, जिसमें हम यूरेनियम परमाणुओं की नियंत्रित श्रृंखला प्रक्रिया कराकर पर्याप्त मात्रा में एनर्जी को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, एनर्जी को प्राप्त करते हैं, जिसका प्रयोग हम फिजिकल कार्यों में करते हैं। ठीक है, जैसे ये बिजली बनाना है, मुख्य काम यही है कि इसका बिजली बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि नाभिकीय रिएक्टर अथवा परमाणु भट्टी, ठीक है, परमाणु भट्टी एक ऐसा उपकरण है जिसमें यूरेनियम परमाणुओं की या रेडियो एक्टिव परमाणुओं की जो है नियंत्रित श्रृंखला क्रिया कराई जाती है, जिससे प्राप्त एनर्जी को नियंत्रित करके जो है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसके कुछ भाग निम्न है, इसके देखो चित्र बना हुआ है, आपको ये चित्र आपको बनाना होगा, ये चित्र आपका बना हुआ है, इसमें आपकी ये सुरक्षा छड़ें होती हैं, क्या होती हैं अभी बताएंगे, ये कैडमियम की छड़ें होती हैं, ठीक है, और ये होती है आपकी ग्रेफाइट का ब्लॉक होता है, ग्रेफाइट का ब्लॉक होता है, यूरेनियम की छड़ होती है जिससे जो है यूरेनियम का विस्फोट होता है। ठीक है, और इसका फिजिकल अपीयरेंस जो है ये है आपका। ठीक, अब देखो नाभिकीय रिएक्टर के कुछ प्रमुख भाग होते हैं, नाभिकीय रिएक्टर के कुछ प्रमुख भाग होते हैं, उन प्रमुख भागों का वर्णन देख लेते हैं। पहला भाग है आपका ईंधन। भाई किसी भी चीज़ का किसी भी जो है मशीन का सबसे मुख्य भाग क्या होता है, ईंधन। जैसे गाड़ी है, ठीक है, उसका सबसे मुख्य भाग क्या है आपका, ईंधन मतलब पेट्रोल। ठीक है, सबसे मुख्य भाग आपका क्या है, पेट्रोल। समझ में आएगी नहीं है, सबसे मुख्य भाग है आपका पेट्रोल। ठीक है भाई, पेट्रोल नहीं होगी तो गाड़ी चलेगी कैसी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ध्यान देना, ईंधन जो है मुख्य भाग है। तो इस रिएक्टर का सबसे मुख्य भाग कौन सा है, ईंधन। बिना यूरेनियम छड़ के नियंत्रित श्रृंखला क्रिया नहीं हो सकती है, मतलब यूरेनियम अथवा पोलोनियम दोनों की यूज किया जाता है। यूरेनियम 92, यूरेनियम 235 और पोलोनियम का 239। ठीक है, ये दोनों ही रेडियो एक्टिव तत्व हैं, तो ये दोनों का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहला भाग होगा। दूसरा होता है मंदक। मंदक मतलब होता है आपका
और बेरिलियम ऑक्साइड। देखो जब रिएक्टर चलना शुरू करता है, ठीक है, रिएक्टर चलना शुरू करता है तो उसमें आपको मैंने इक्वेशन में लिखाया था, ठीक है, कि जब 92 यूरेनियम 235 टूटता है, ठीक है, इक्वेशन क्या थी, 92 यूरेनियम 235 या 238 टूटता है, जब इस पर 0N1 लगाया जाता है तो ये आपका क्या टूटता है, 56 बेरिलियम 144 प्लस 36 क्रिप्टन 89 प्लस 30N1 और साथ में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और ये वाली 30N1 जो है विद एनर्जी होते हैं, ये न्यूट्रॉन आपके विद एनर्जी होते हैं, और ये मंद गति का न्यूट्रॉन होता है, मतलब मंद गति के न्यूट्रॉन ही जो है वो क्या करा सकते हैं, नाभिकीय विखंडन करा सकते हैं। अच्छा ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये भी ध्यान देना। देखो जैसे यूरेनियम परमाणु है, मान लो बीच में यहाँ पर परमाणुओं की संख्या क्या है, मान लो 92 है ना भाई, जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रॉन है भाई, ये बैलेंस कब है, बैलेंस तब है जब ये जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर है, ठीक है। अगर तीव्रगामी न्यूट्रॉन हुआ तो क्या करेगा, इसमें भाई वैसे भी न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता नहीं, ये इफेक्ट डालता नहीं है, ठीक है। तो अगर ये तीव्रगामी न्यूट्रॉन हो तो इसको तेजी से क्या करेगा, पार करके निकल जाएगा, इसको इफेक्ट वैसे भी इफेक्टेड नहीं करेगा, ठीक है। आपको इससे पहले आपको पता है कि 92 यूरेनियम जो 92 ये जो प्रोटॉन होते हैं ये आपस में मेसान थ्योरी कॉन्सेप्ट से बंधे हुए होते हैं, ठीक है। मेसान थ्योरी कॉन्सेप्ट क्या है, एक धनात्मक पाई मेसान निकलकर न्यूट्रॉन में कन्वर्टित हो जाता है, ठीक है, और एक न्यूट्रॉन जो है धनात्मक पाई मेसान को ग्रहण कर प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। यह क्रिया लगातार चलती रहती है, लेकिन जब कोई मंद गति का न्यूट्रॉन इसके बीच में पहुंच जाता है, ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाती है डिस्टर्ब, जिससे इसमें विस्फोट होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो है केवल मंद गति के न्यूट्रॉन ही क्या करा सकते हैं, आपके जो है नाभिकीय विखंडन करा सकती हैं, ठीक है। आप देखिए तो कहने का मतलब ये कि मंदक और भारी जल, मंदक जो है, मंदक के रूप में हम भारी जल और बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए जब रिएक्टर चलना शुरू होता है तो जो न्यूट्रॉनों की गति जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। न्यूट्रॉनों की गति देखो एनर्जी है, तो एनर्जी तो इनके पास गति क्या हुई, बढ़ गई। अब चूंकि ये न्यूट्रॉन अब अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते, तो उनको भाग लेना देने के लिए हम क्या भारी जल अथवा बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रॉनों को क्या करते हैं, इनकी गति को मंद कर देते हैं, धीमा कर देते हैं, जिससे वो आगे की ओर विखंडन कर सके, ठीक है। ये हो गया आपका परिरक्षक। देखो परिरक्षक की दीवारें होती हैं, ठीक है, रिएक्टर के चारों ओर जो है 7 फुट मोटी कंक्रीट की दीवार बना देती है। देखो जब रिएक्टर चलता है तो उसमें बहुत सारी हानिकारक किरणें निकलती हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये किरणें के अल्फा बीटा कण गामा रेस निकलती हैं, ठीक है, और परावैंगनी किरणें, बहुत सारी किरणें निकलती हैं जो उसके रिएक्टर के चारों ओर काम करने वाले लोगों के लिए खतरनाक होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये रिएक्टर है, ठीक है, रिएक्टर के चारों ओर क्या करते हैं, 7 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार बना लेते हैं, कंक्रीट जो कंक्रीट होती है उसकी बना लेते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम क्या, परिरक्षक। फिर होती है नियंत्रक क्षणें। नियंत्रक क्या होती है, नियंत्रक मतलब सुरक्षा क्षणें। जैसे कभी कभी जब रिएक्टर लगातार एनर्जी मतलब लगातार इसमें नियंत्रित श्रृंखला क्रिया हो रही है और एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है, तो हमें रिएक्टर को कम करना है, रिएक्टर को क्या करना है, जैसे नॉर्मल इंजन होता है स्पीड को कम करने के लिए कुछ व्यवस्था लगी होती है जिसको नियंत्रक कहते हैं। तो ऐसे नियंत्रक क्षणें होती है जिसमें कैडमियम की क्षणें कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कैडमियम की क्षणें। जब रिएक्टर ज़्यादा तेज चलने लगे, इन कैडमियम की क्षणों को अंदर प्रवेश करा दीजिए। कैडमियम क्षणों को जब अंदर जाएंगी तो जो न्यूट्रॉन तेजी से चल रहे हैं उनको अवशोषित कर लेंगे, तो न्यूट्रॉन जो अवशोषित है विखंडन अपक्रिया धीमी हो जाएगी, ठीक है। तो हो गया आपका नियंत्रक। शीतलक मतलब क्या, ठंडा करना। शीतलक मतलब क्या, ठंडा, जो ठंडा करे रिएक्टर को। वो रिएक्टर चलते चलते गर्म हो जाता है, हीट कर जाता है। उसी हीट को गर्म करने के लिए हम रिएक्टर से या तो जल गुजारते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग किया जाता है, जल अथवा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम, शीतलक हो गया। सुरक्षा क्षणें। देखो सुरक्षा क्षणें क्या होती हैं, कभी कभी जैसे इसमें जब गलती से कोई चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, मान ली कोई गलती हो गई, आप इसको बंद करना चाहते हैं तुरंत, ठीक है, तो यहाँ पर सुरक्षा क्षणों का एक ब्लॉक होता है, ठीक है, कैडमियम की क्षणें, ठीक है, जो न्यूट्रॉनों को अवशोषित, यहाँ 1-2 है जिसको नियंत्रित करती हैं, ठीक। यहाँ पर एक ब्लॉक होता है पूरा ऊपर से, ठीक है, उसको पूरा का पूरा सेट अंदर डाल देते हैं, जिससे सभी न्यूट्रॉनों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और रिएक्टर क्या होता है, बंद हो जाता है। क्लियर है। तो इस तरीके से। और अब देखो इसकी कार्यविधि क्या है रिएक्टर, ये तो मैंने बताया अलग अलग पार्ट्स, ठीक है, कि इतने पार्ट्स हैं। पहला ईंधन है, मानव यूरेनियम 235 और पोलोनियम यूज़ किया जाता है, ठीक है। मंदक भारी जल होता है जो न्यूट्रॉनों की गति तेज हो जाती है, यहाँ से उसको धीमा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा परिरक्षक, ठीक है, जो रिएक्टर के चारों ओर काम कर रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके चारों ओर 7 फुट मोटी कंक्रीट की दीवार भी बनाई जाती है, ठीक है।
और नियंत्रक क्षण कैडमियम की क्षण नियंत्रक क्षण जब रिएक्टर ज़्यादा तेज चलने लगे तो आपको श्रृंखला क्रिया को धीमा करना है, ठीक है, तो आप कैडमियम की क्षणों को अंदर डाल देते हैं, प्रेस कर देते हैं, जिससे न्यूट्रॉनों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और क्रिया धीरे हो जाती है, ठीक है। फिर होता है शीतलक। भाई चलते चलते ये जो रिएक्टर है वो कभी गर्म हो जाता है, हीट कर जाता है, तो फिर भारी जल या कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग करते हैं, ठीक है। सुरक्षा क्षण, भारी जल नहीं, हाँ मंदक में 1 नंबर का क्वेश्चन है, जो मंदक के रूप में भारी जल यूज किया जाता है सबसे अच्छा मंदक होता है, भारी जल जो है सबसे अच्छा मंदक होता है, और शीतलक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसका सुरक्षा क्षण, कभी कभी जब कोई मतलब हमें चाहिए कि अचानक से हमें रोक देना है रिएक्टर को, तो ये सुरक्षा क्षण का एक ब्लॉक होता है कैडमियम की क्षणों का, उसको अंदर डाल देते हैं, सभी न्यूट्रॉनों को क्या करता है, जल्दी से अवशोषित कर लेता है, और इस तरीके से रिएक्टर क्या करता है, रुक जाता है। तो ये हो गया आपका। इसकी कार्यविधि क्या है, तो कार्यविधि कुछ खास नहीं है। कार्यविधि में देखो न्यूट्रॉनों को चलाने के लिए, रिएक्टर को चलाने की कहीं अलग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रिएक्टर में हमेशा कुछ ना कुछ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, पहले से होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कैडमियम की क्षणों को, ये जो ब्लॉक सुरक्षा क्षण अंदर पड़ी है, उनको बाहर की ओर खींच लेते हैं, और विखंडन क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। और जब फिर से बंद करना होता है, इनको फिर डाल देते हैं। ये इसकी क्रियाविधि है। क्रियाविधि में कुछ खास इसके नहीं है, ठीक है। जैसे इसको चलाना होता है, इसको उनको क्या करते हैं, बाहर खींच लेते हैं, ठीक है। और जब बंद करना होता है, इसको अंदर की ओर कर देते हैं। बस ये आपका जो है ये क्रियाविधि है। क्रियाविधि में कुछ खास नहीं है, इसकी रिएक्शन ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये परमाणु भट्ठी भी कंप्लीट हो गई। अब अंतिम टॉपिक है नाभिकीय संलयन। क्या है, नाभिकीय संलयन, ठीक। देखिए नाभिकीय संलयन क्या होता है। नाभिकीय संलयन, ठीक है। जैसे नाभिकीय विखंडन में कहा, कोई भारी नाभिक जो है, भारी नाभिक, ठीक, कोई भारी नाभिक जो है वो क्या करता है, आपके हल्के हल्के नाभिकों में टूटता था, नाभिकीय विखंडन था। वैसे जब हल्के नाभिक आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, ये आपके भारी नाभिक बनाते हैं, ठीक है, भारी नाभिक बनाते हैं। और इसी घटना को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो दो हल्के नाभिकों, 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों का मिलकर, ठीक है, भारी नाभिक बनाना क्या कहलाता है, आपका नाभिकीय संलयन कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लिया ये हो गया आपका 1H2, ठीक है, ड्यूटेरियम प्लस 1H1 हाइड्रोजन, ठीक है, 1H2 मिलके 1H2 मतलब 2 ड्यूटेरियम मिलके आपके बनाते हैं क्या, 1H3 ट्राइटेरियम, साथ में कितना 1H1 हाइड्रोजन, और साथ में 4.0 मिलियन वोल्ट एनर्जी, 4.0 मिलियन वोल्ट की एनर्जी, ठीक है। अब देखिए अगला क्या हो जाएगा आपका, 1H3 के साथ एक ड्यूटेरियम मिलकर क्या बनाता है, 2He4 बनाता है, हीलियम नाभिक, और इसके साथ एक न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है, और साथ में 17.6 मिलियन वोल्ट की एनर्जी। ये आपके नाभिकीय संलयन की जो है क्या है, रिएक्शन है, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन की रिएक्शन है, छोटी सी है, तो नाभिकीय संलयन कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। देखिए 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों का आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका नाभिकीय संलयन कहलाता है, ठीक है। ये देखिए मैंने लिखा रखा है आपको, ये रिएक्शन है। देखो एक ड्यूटेरियम 2 ड्यूटेरियम मिलकर एक आपका ट्राइटियम बनाती है, साथ में एक हाइड्रोजन मुक्त होता है, ये 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन बना, 4 मिलियन, ये बाहरी नाभिक है ना हाइड्रोजन, तो 4 मिलियन वोल्ट की एनर्जी। और अब एक हाइड्रोजन जो है 1H3 ट्राइटियम और ड्यूटेरियम मिलकर फिर से क्या बनाते हैं, आपके हीलियम नाभिक बनता है आपका 2He4, ठीक है। और जी इसके साथ एक न्यूट्रॉन और एक 17.6 मिलियन वोल्ट की एनर्जी जो है क्या होती है, रिलीज होती है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका नाभिकीय संलयन। देखो इसमें कुछ टॉपिक और थे जो कि सिलेबस से हटा हुआ है इस साल, इसलिए आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस को प्रॉपरली पूरा करना है, फिर आगे इसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये लेसन यहीं पे होता है कंप्लीट।